साहित्य निधि में आप सुन रहे हैं राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित और भगवान दास मोरवाल जी का लिखा हुआ उपन्यास शकुंतला धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 5। समय कब चुपचाप दबे पांव पास से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सिया की लौ हो गई। इधर उसने वकालत पास की, उधर माँ बाप के साथ साथ दशरथ और भगवती के सामने एक नई चिंता खड़ी हो गई। हालांकि दूर दराज और आसपास के रिश्तेदारों को वे अपनी इस चिंता से पहले ही अवगत करा चुके हैं, लेकिन कहीं से बात नहीं बन रही है। एक दिन दशरथ ने भगवती की मौजूदगी में अपनी पोती के मन की थाह लेते हुए पूछ लिया, सिया बेटी, अब तो तू सयानी हो गई है। हाँ, हो गई हूँ दादाजी। सिया ने बेहिचक उत्तर दिया। वो समझ गई कि उसके दादा का इशारा उसके किस सयानेपन की तरफ है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा घर ढूंढकर तेरे हाथ पीले कर दें। दादाजी, लगता है अब मैं आपकी आंखों में खटकने लगी हूँ, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं है मेरी चिड़िया, बेटियाँ भी कभी खटकती हैं। मेरा तो जी चाहता है कि तुम सब मेरी आंखों के सामने इस घर के आंगन में ऐसे ही कूदती फांदती रहो। कहते कहते दशरथ की आंखें भर आईं। बेटी, ये तो जमाने की रीत है, एक ना एक दिन तो तुम सबको एक एक करके इस घर से जाना ही है। भगवती के शब्द कांपने लगे। अगर ऐसा है अम्मा, तो मुझे नहीं जाना है इस घर से। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है, मुझे नहीं जाना है इस घर से? क्या मतलब हुआ इस सब का? बेटी, ये तो दुनिया की रीत है। हर बेटी को एक दिन माँ बाप की दहलीज छोड़नी पड़ती है। भगवती ने पोती को आत्मीयता के साथ हल्के से डांटते हुए कहा। मैं तो यही सोच सोच कर हल्कान हुआ जा रहा हूँ कि इन सब के जाने के बाद ये घर कैसा लगेगा। दशरथ की पनीली आंखों को देख सिया लपक कर अपने दादा से लिपट गई। दादाजी, मैं नहीं जाऊँगी अपने इस घर से। सिया भी इस बार भावुक हो गई। अपना घर। भगवती ने जिस तरह कहा, सिया अपनी दादी के इस कहे का अर्थ नहीं समझ पाई। अम्मा, क्या कहा? कुछ नहीं, भगवती ने इतना कहा और आगे बोली। तेरे दादाजी सही कह रहे हैं, अब तेरी वकालत भी हो गई है, तुझे और क्या चाहिए? अम्मा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस थोड़े दिन और रुक जाओ। थोड़े दिन और रुक जाओ, क्या मतलब है? भगवती ने चौंकते हुए पूछा। मेरा मतलब है अम्मा कि मुझे अभी जुडिशियल का इम्तिहान देना है। इससे क्या होगा, हम कुछ समझे नहीं? भगवती ने सिया की तरफ देखते हुए पूछा। ये इम्तिहान जज बनने के लिए दिया जाता है। वकील बनने के बाद भी तेरा पढ़ने से पेट नहीं भरा जो अभी और इम्तिहान देगी? क्या हो गया अम्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? लो 21-22 साल की होने को जा रही है और कह रही है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है। तेरी उम्र में तो मैं तेरे बाप और चाचा की माँ बन गई थी। ना बेटी, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है हमारे पास, भगवती ने साफ कह दिया। ठीक कह रही है सिया, इसे अपने मन की करने दे, और फिर इम्तिहान ही तो देना है। जहाँ इतने दिन रुक गए, कुछ दिन और सही। दशरथ ने इस बार हस्तक्षेप करते हुए कहा। जिस घर जाएगी वहाँ कर लेगी अपने मन की, सब कुछ यहीं से करके जाएगी तो वहाँ क्या करेगी? कोई कुछ नहीं करवाता है, बेटियाँ जो कर लेती हैं अपने माँ बाप के घर ही कर लेती हैं। शादी विवाह के बाद कुछ नहीं होता। मेरा तो ये मानना है कि इस देश में ज़्यादातर बेटियों के सपने ये शादी विवाह ही कुचल देता है। अगर इसका मन कर रहा है तो इसे करने दे। इसके बाद दशरथ अपनी पोती की तरफ पलटा। जा बेटी, जो तेरा मन करे पहले उसे कर, मैं तो तेरा मन ऐसे ही टटोल रहा था। अपने दादा से अनुमति मिलते ही सिया उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाले परिंदे की मानिंद अपने पंख फड़फड़ाते हुए चली गई। उसके जाते ही भगवती चिंतित स्वर में बोली, ये बात आपकी सही है, पर मेरी चिंता ये है कि खुदा न खास्ता ये इस इम्तिहान में पास हो गई और किस्मत से जज बन गई तो इसके बराबर का लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दशरथ ने एक आश्वस्ति भरी गहरी सांस ली और यह कहकर बात खत्म कर दी, कौन जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। छुट्टियों में गार्गी जब भी घर आती, उसे देख देख कर दशरथ अंदर ही अंदर परेशान होने लगता। भला जो लड़की एक समय अपनी शरारतों से पूरे घर की नाक में दम किए रहती थी, वो एकाएक इतनी गंभीर हो जाएगी, उसने सोचा भी नहीं था। दशरथ को वे दृश्य रह रहकर याद आते हैं जब गार्गी एक ही सांस में बिना रुके पूरी 100 रस्सियाँ कूद जाती थी। उसे देखकर लगता था मानो उसके पाँवों के पंजों में स्प्रिंग बंधी हुई है।
इस बार गार्गी आई और जैसे ही दुर्गा को पता चला वो दौड़ी हुई आई। संयोग से उसे गार्गी अपनी दादी के साथ बैठी हुई मिली। लो, मेरी डॉक्टरनी तो यहीं बैठी है। आते ही दुर्गा ने हंसते हुए कहा। अम्मा नमस्ते। दुर्गा को देखते गार्गी ने उसे नमस्ते किया। नमस्ते, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इसके बाद बिना किसी भूमिका के दुर्गा बोली, गार्गी बेटी, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, कोई ऐसी दवा बता जो मरा ये दर्द जाता रहे। ठीक है अम्मा, अभी लिख देती हूँ। अच्छा रुके, मैं लाई हूँ। इतना कहकर गार्गी उठी और अंदर से एक ट्यूब दुर्गा को देती हुई बोली, ले अम्मा, इसे लगा लिया कर। गार्गी के हाथों से ट्यूब लेते हुए जो दुर्गा घुटनों के दर्द की शिकायत कर रही थी वो जैसे बिना लगाए गायब हो गया। इसी बीच जयंती पीहू को लेकर आ गई। ला बहू, इसे मुझे देना। जयंती ने पीहू को दुर्गा की गोद में डाल दिया। भगवती, ये तो सालेक भर की हो गई होगी। दुर्गा ने पीहू की उम्र का अनुमान लगाते हुए पूछा। हाँ, अगले महीने हो जाएगी। भगवती ने पहले स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर थोड़ा रुककर बोली, सारे बच्चे कह रहे हैं इसका जन्मदिन मनाना है। मैं भी यही कहने वाली थी। जन्मदिन मना तो लें, पर किस दिन मनाएं? भगवती, ये भी कोई सोचने की बात है? सीधी सी बात है, जिस दिन इसने इस घर में कदम रखा था वही इसका जन्मदिन हुआ। हम सब भी यही सोच रहे हैं। दुर्गा द्वारा अपनी दुविधा हल होता देख भगवती तुरंत बोली। वैसे ये बात उठाई किसने? दुर्गा ने पास में खड़ी जयंती की ओर देखकर पूछा। उठाई तो किसी ने नहीं, बस ऐसे ही ख्याल सा आ गया। तुझसे एक सलाह लेनी है दुर्गा। हाँ बोल। मेरी सबसे छोटी पोती बुलबुल का जन्मदिन भी अगले ही महीने है। मैं समझ गई तेरे मन में क्या चल रहा है, दुर्गा मुस्कुराते हुए बोली। क्या चल रहा है? यही कि क्यों ना दोनों का जन्मदिन साथ साथ मना लें, यही ना? बिल्कुल। वैसे दोनों के दिनों में मतलब है, बुलबुल के जन्मदिन और जिस दिन पीहू इस घर में आई थी, दोनों में कितने दिन का फ़र्क है? बहू, बुलबुल किस दिन पैदा हुई थी? भगवती ने जयंती से पूछा। आंटी जी, दोनों में 3 दिन का फ़र्क है। जयंती ने बुलबुल के जन्म का दिन न बताकर दोनों के दिनों का अंतर बता दिया। तो फिर एक काम करो, इस बार पीहू का पहला जन्मदिन तो बुलबुल के जन्मदिन पर मनाओ, पर इसका असली जन्म उसी दिन का रखो जिस दिन ये इस घर में आई थी। आगे से जब भी पीहू का जन्मदिन मनाओ तो उसी दिन मनाओ। मम्मी जी, आंटी जी ठीक कह रही हैं, यही सही होगा। बात तो तेरी सही है दुर्गा। मैं आज ही बलवंत रूपेश और इसके दादाजी से बात करती हूँ। अपनी समस्या और दुविधा का समाधान हुआ देख भगवती ने परोक्ष रूप से दुर्गा के सुझाव पर में सहमति प्रदान कर दी। दशरथ और भगवती ने जैसे ही पीहू और बुलबुल के एक साथ जन्मदिन मनाने की सहमति प्रदान की, पूरे घर में मानो उल्लास की फुलझड़ियाँ फूटने लगीं। एक साथ 2-2 जन्मदिन मनाने की खुशी में बुलबुल के तो मानो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सिया, गार्गी और बुलबुल तरह तरह की योजनाएं बनाने में जुट गईं। बस एक जयंती है जो वैसे तो खुश है, मगर एक कमी और उसकी एक अभिलाषा उसे रह रह कर कचोट रही है। जब उससे नहीं रहा गया तो अपने मन की बात अंततः एक दिन उसने रूपेश को बता ही दी। सुनकर एक बार तो रूपेश की भी समझ में नहीं आया कि ये जयंती कह क्या रही है, ये उसकी कैसी इच्छा है। जयंती, ये कैसे संभव है? कभी ऐसा होता हुआ देखा है तुमने? रूपेश ने उल्टा पत्नी से पूछा। देखा तो नहीं है, पर सुना जरूर है। दीदी की भी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। दीदी से जयंती का आशय अपनी जेठानी रेवती से है। कैसी बात कर रही हो? भाभी की इच्छा तो पूरी तब होती जब। मुझे पता है कि ऐसा संभव नहीं था। फिर एक पल रुककर वो बोली, एक बात कहूँ, जब हम लड़के के बजाय लड़की गोद लेने जैसा फैसला ले सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बात अच्छाई या बुराई की नहीं है जयंती, लेकिन ऐसा मुश्किल है। आखिर समाज के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। लोगों को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे? रूपेश ने पत्नी को समझाने का प्रयास किया। हमें लोगों से क्या लेना देना, ये तो हमारी खुशी और मर्जी का मामला है। आप एक बार बाबूजी मम्मी जी से बात करके तो देखो ना। पागल हो गई है क्या? रूपेश चीखते हुए बोला। ठीक है, आप मत करना, मैं कर लेती हूँ। जयंती को अपने निर्णय पर अडिग होता देख रूपेश ने सिर पकड़ लिया। फिर कुछ क्षण रुककर बोला, अच्छा बाबा ठीक है, बात करने की कोशिश करता हूँ। लगभग सारी रूपरेखा तैयार हो गई थी जन्मदिन की। रूपेश ने अवसर ताड़कर पहले अपने आसपास के वातावरण का मुआयना किया,
इसके बाद उसने माँ और बाबूजी के चेहरे की भंगिमाओं से उनके भीतर के भावों को बाँचने की कोशिश की। जब उसे यकीन हो गया कि अब उसे जयंती की बात रख देनी चाहिए, तब वो माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, आप दोनों से एक सलाह लेनी थी। इतना कहकर रूपेश चुप हो गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो कैसे अपनी बात कहे। बेटे को अचानक चुप होता देख दशरथ समझ गया कि जरूर कोई ऐसी गांठ है जो रूपेश से खुल नहीं पा रही है। इसलिए भगवती के बजाय उसी ने पूछना उचित समझा, कैसी सलाह? रूपेश ने बात को ज़्यादा न उलझाते हुए जयंती ने जैसा उससे कहा था उसने कह दिया। सुनते ही भगवती का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पहले पति की ओर देखा, इसके बाद वो रूपेश की तरफ पलटी। रूपेश, बहू ये क्या कह रही है? माँ, मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। उल्टा बोली कि जब हम लड़की गोद ले सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है। रूपेश ने शब्दों को चुभलाते हुए कहा, क्यों जी, ऐसा कहीं होता देखा है दुनिया में? क्या कहेगी दुनिया कि पहले तो लड़के के बजाय लड़की गोद ली, जब इससे पेट नहीं भरा तो नया सांग रच रहे हैं। भगवती ने अकबकाते हुए कहा, होता तो नहीं है पर इनकी बात भी ध्यान देने वाली है। वैसे ऐसे एकाध केस सुनने में ज़रूर आए हैं, हालांकि मुझे भी इसमें कोई बुराई तो नज़र नहीं आ रही है। इस बहाने हमारी बहुओं का मन भी रह जाएगा। और आप भी कैसी बात कर रहे हो? ये कौन सी नई रीत हुई? भगवती थोड़ी आक्रोश में आकर बोली, बात रीत की नहीं, बात आदमी की खुशी की है। वैसे रीति रिवाज कोई आसमान से तो उतर कर आए नहीं हैं, इंसान ने अपनी खुशी के लिए बनाए हैं। दशरथ ने भगवती को समझाने की कोशिश की, तुम दोनों बाप बेटे की बात मेरे पल्ले तो पड़ नहीं रही है। मैं इस बारे में दुर्गा से सलाह मशवरा करके देखती हूँ। हर बात दूसरे से नहीं पूछी जाती है, कुछ फैसले लेने की खुद में भी हिम्मत होनी चाहिए। पूछने में बुराई भी क्या है? अगर वो हाँ कहती है तो जैसा बहू कह रही है कर लेंगे। ठीक है, अगर तेरा मन नहीं मान रहा है तो उससे पूछ ले, दशरथ ने बात समाप्त करते हुए कहा। भगवती एक बार फिर अपने संकट मोचक के यहाँ पहुँच गई। घर बुलाना इसलिए ठीक नहीं समझा कि बेवजह क्यों पूरे घर को पता चले। अध खुले गेट से अंदर आती भगवती को देखते दुर्गा समझ गई कि जरूर ये किसी नए संकट में घिर गई है। आजा, दूर से भगवती को देखकर दुर्गा बोली, भाई साहब नहीं है क्या? कमरे में फैले मटमैले उजाले में उग्रसेन को टोहते हुए भगवती ने पूछा। भाई साहब कहाँ जाएंगे, लेटे हुए हैं। दुर्गा ने मटमैले उजास में कसमसाती गठरी की तरफ इशारा किया। चलो अच्छा हुआ जो भाई साहब भी मिल गए, भगवती ने उग्रसेन को सुनाते हुए कहा। लगता है अब कोई नई परेशानी आ खड़ी हुई है, कसमसाती गठरी यानी उग्रसेन ने चारपाई पर बैठते हुए पूछा। ऐसा तो नहीं है कुछ, पर पास पड़ोस में बात करने में बुराई भी क्या है, भगवती ने अचकचाते हुए जवाब दिया। ऐसा क्या हो गया जो इतनी परेशान है, दुर्गा ने अविलंब पूछा। इसके बाद भगवती ने विस्तार से सारा किस्सा बयां कर दिया। सुनने के बाद तुरंत ना तो दुर्गा से कुछ कहते बना, ना उग्रसेन से कोई उत्तर देते बना। जब उन दोनों से कोई जवाब देते नहीं बना तब भगवती ही बोली, चलो थोड़ी देर के लिए हम मान भी जाएं तो दुनिया क्या कहेगी। ये बात तो तेरी सही है, अच्छी बातों को सराहने वाले कम, उसकी बुराई करने वाले बहुत मिल जाएंगे। देखो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत करो। तुम सबका मन ऐसा करने को तैयार है तो अपनी बहू की बात मान लो। उग्रसेन ने बड़ी नपी तुली प्रतिक्रिया दी। भगवती, मेरा भी यही मानना है। वैसे एक बात कहूँ, ऐसा करने से एक बार तो हल्ला मच जाएगा, एक मिसाल बन जाएगी कि देखो अभी तक तो ऐसा लड़का होने पर होता था, दशरथ ने ये सब लड़की होने पर भी करके दिखा दिया। जिस समय दुर्गा ये सब कह रही थी उस दौरान एक नई मिसाल कायम होने की खुशी में उसकी आंखों में जैसे छोटे छोटे जुगनू चमक उठे थे। फिर भी कोई भी फैसला लेने से पहले अपने घर में अच्छी तरह सलाह मशवरा कर लो। जहाँ तक हमारा सवाल है तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। अगर इससे तुम सबको खुशी मिलती है तो किसी की परवाह किए बिना ये काम कर डालो। उग्रसेन ने अपनी और अपनी पत्नी दुर्गा की ओर से अपना मत प्रकट किया। बस यही पूछने आई थी। फिर जाते जाते हंसते हुए बोली, अच्छे पड़ोसी का यही तो फ़ायदा होता है। भगवती उठकर जाने लगी कि तभी उसने उग्रसेन के छोटे बेटे अभय को अंदर आते हुए देखा।
अभय ने मुस्कुराते हुए उसे नमस्ते किया। भगवती ने भी अभय का अभिवादन स्वीकारते हुए उससे उसके परिवार की कुशल क्षेम पूछी और अपने घर आ गई। घर आकर भगवती ने अकेले में पहले अपने पति दशरथ को उग्रसेन और दुर्गा के अभिमत से अवगत कराया। जब दशरथ ने अपनी सहमति प्रदान कर दी, तब दोनों बेटों बलवंत और रूपेश तथा दोनों बहुओं रेवती व जयंती को बुलाकर उन्हें भी अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी। अपने सास ससुर की तरफ से मिली स्वीकृति को सुनते ही जयंती खुशी से फूली नहीं समाई, मारे खुशी के उसकी आंखें भर आईं। जाओ और अब खुशी खुशी तैयारी करो, अंततः दशरथ ने सबको विदा करते हुए कहा। सांझ का झुटपुटा चारों ओर फैल गया। उसी झुटपुटे के बीच ढोल की कान फाड़ू आवाज़ से दशरथ की गली गूंज उठी। पूरे जोश के साथ ढोल बजाने वालों के पीछे गीत गाती महिलाओं के बीचों बीच बड़े जतन से संभाल कर रखा शादी के लहंगे चुन्नी में जयंती धीरे धीरे मंथर गति से चल रही है। आज उसे अपनी चाल में सालों बाद एक नई धज महसूस हो रही है। सिर पर रखे पानी से भरे पीतल के लोटे में पीपल की छोटी छोटी झूमती टहनियों, नाक तक घूंघट से ढके चेहरे के साथ छोटे छोटे कदम जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, आसपास के लोगों का कौतूहल बढ़ने लगा। छतों और उनके छज्जों से नीचे झांकते चेहरों पर जब जब घूंघट के अंदर से जयंती की नज़र पड़ती, तब तब हिये में उच्छ्वास की तरंगें हिलोरे लेने लगतीं। अगर सिर पर पानी से भरे लोटे को किसी और के हाथों ने नहीं थामा होता, तो वो गर्दन उठाकर छतों और उनके छज्जों से नीचे झांकते चेहरों को जरूर देखती। सचमुच ये दृश्य दशरथ ही नहीं, भगवती, रेवती, सिया, गार्गी और बुलबुल के लिए आह्लादित करने वाला था। जबकि दूसरे मोहल्ले, जहाँ से गीत गाती महिलाओं का यह हुजूम मदमस्त हाथियों के झुंड सा नजर आ रहा था, उन्हें यह दृश्य देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। चारों ओर तेजी से फैलते धुंधलके में दशरथ के मकान का अग्रभाग टिमटिमाती चीनी लड़ियों से ढक गया। उन्हें देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता मानो किसी दूल्हे का चेहरा छोटे छोटे महकते फूलों से बने नीचे तक झूलते सेहरे की मासूम झालरों से ढका हुआ है। फूटती रंग बिरंगी रोशनी में दशरथ का ही नहीं, आसपास के दूसरे मकान भी नहाए हुए हैं। चीन में निर्मित इन लड़ियों और इनके बल्बों की रोशनी में नहाए अपने मकान को दशरथ बीच बीच में निरख लेता है। सालों बाद किसी खुशी के चलते ऐसी रोशनी में उसके मकानों की दीवारें भीगी हैं। कुछ देर पहले गीत गाती महिलाओं का जो हुजूम गया था, वो अब वापस लौट रहा है। जैसे जैसे हुजूम घर के नज़दीक आता गया, ढोल की आवाज़ और तेज हो गई। घर के सामने आते ही महिलाओं का पूरा समूह घर के बाहर लटकी झालरों की दिप दिप करती अलग अलग रंग की रोशनी में भीग गया। ऐसे अवसरों पर महिलाओं का समूह हो और वे नृत्य बिना रह जाएं, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। देर तक ढोल की थाप पर दशरथ के घर के सामने जाने अनजाने पांव थिरकते रहे। जब सबको लगा कि अब बहुत हो चुका, तब कहीं जाकर ये थिरकन रुकी। जैसा कि उम्मीद थी, बल्कि उससे भी बढ़कर जयंती के मायके वालों ने पीहू को ही नहीं, बुलबुल को भी ढेर सारे उपहार दिए। जब जयंती के मायके वालों ने इतना दिया, तब रेवती के मायके वाले कैसे पीछे रहते। हालांकि रेवती के मायके वालों ने इससे पहले सिया, गार्गी और बुलबुल के जन्म पर रिवाज के अनुसार पहले भी बहुत कुछ दिया, मगर उन्हें जो अनुभूति आज हो रही है, इससे पहले नहीं हुई। दशरथ, भगवती सहित बलवंत, रूपेश का मान भी बड़े भव्य तरीके से किया गया। दशरथ और उसके दोनों बेटों बलवंत व रूपेश ने किसी तरह की कमी नहीं रहने दी। मोहल्ले के लोग भूल गए कि कभी उग्रसेन ने अपने पोतों के जन्मदिन पर ऐसी दावत खिलाई थी। बस डीजे की कर्कश धुनों और ऐसे अवसरों पर बजने वाले गानों पर खास अतिथियों सहित उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई जिनकी गृह स्वामिनियों ने सत्संग के चलते गुरु लिया हुआ है। इसका परिणाम ये हुआ कि बड़े दिनों के बाद मिली है दे दारू, दो घूंट पिला दे साकिया, और तेरी आँख्याँ का यूं काजल, मन करे से गोरी घायल जैसे गीतों के बिना उन गृह स्वामिनों के उन सदाचारी पतियों को बड़ी निराशा हाथ लगी, जिन्हें ऐसे अवसरों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बावजूद इसके जिसने भी दशरथ द्वारा की गई खाने पीने की व्यवस्था देखी, उसी ने बहुत सराहना की। अगले दिन आसपास के लिए मोहल्लों से लेकर पूरी कॉलोनी में दशरथ और उसके बेटे बहुओं द्वारा किए गए इस साहसिक कदम की चर्चा होने लगी। जिसने भी सुना, उसे अपने कानों पर जैसे यकीन नहीं हुआ।
दूर दूर तक किसी ने ऐसा नहीं सुना जैसा दशरथ के परिवार में हुआ। जहाँ 5 लोग इकट्ठा होते इसी की चर्चा होती। हैरानी तो पूरे मोहल्ले को 5वें दिन तब हुई जब ज़्यादातर घरों में आने वाले एक अखबार के स्थानीय संस्करण के पहले पन्ने पर सबसे नीचे इसकी खबर प्रकाशित हुई। कहने का आशय ये है कि रही सही कमी इस समाचार पत्र ने पूरी कर दी। कई तो अखबार को लेकर दौड़े दौड़े दशरथ के घर भी आए। दशरथ निर्विकार भाव से अखबार लाने वाले के सामने चौंकते हुए ऐसी मुद्रा बनाता मानो सबसे पहले इसकी सूचना वही दे रहा है। उग्रसेन के पास भी यही अखबार आता है। सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए जैसे ही उसकी नज़र इस समाचार पर पड़ी, उसने पास में बैठी दुर्गा से हुमकते हुए कहा, लो भाई, अब तो ये खबर अखबार में भी छप गई। कौन सी खबर? दुर्गा ने सहज भाव से पूछा। यही दशरथ वाली। इनके ऐसे क्या हो गया जो अखबार में छप गया? दुर्गा ने थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछा। वही इनके कुआं पूजने वाली बात। कुआं पूजने वाली? इसमें कौन सी खबर वाली बात हो गई? क्यों, ये खबर नहीं है कि जहाँ सिर्फ लड़का पैदा होने पर कुआं पूजता है, दशरथ के परिवार ने लड़की की खुशी में कुआं पुजवाया है, वो भी एक गोद ली हुई लड़की का। तो क्या इस नासपीटे अखबार ने यह भी छाप दिया है कि पीहू गोद ली हुई लड़की है? हाँ, ये तो अखबार वालों ने ठीक नहीं किया। ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि लड़की गोद ली हुई है? जिन्हें नहीं पता था अब पता चल जाएगा। दुर्गा के चेहरे का रंग उतरता चला गया। हो सकता है वे लोगों को ये बताना चाहते हों कि देखो, जहाँ सिर्फ लड़का पैदा होने पर कुआं पूजा जाता है, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न केवल लड़की की खुशी में कुआं पुजवाया है, बल्कि ऐसी लड़की की खुशी में पुजवाया जो उनकी अपनी सगी नहीं है। भले ही अखबार वालों की ये मंशा रही हो, पर पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। दुर्गा पति की आधी बात से सहमत होते हुए आगे बोली। वैसे इन अखबार वालों को इसके बारे में पता कैसे चला? जो भी है, पर एक बात तो है कि ये खबर उन लोगों के लिए रामबाण का काम करेगी जो लड़का और लड़की में भेद करते आए हैं। मैं अभी आया, दशरथ को इसकी सूचना देकर आता हूँ। इतना कह उग्रसेन दशरथ के घर की तरफ चला गया। सामने से उग्रसेन को आता देख दशरथ को समझते हुए देर नहीं लगी कि उनका ये पड़ोसी भी दूसरों की तरह आज के अखबार में छपी उसी खबर की सूचना देने आ रहा है। भाई दशरथ, बहुत बधाई हो। जाते ही उग्रसेन हंसते हुए बोला। क्या बधाई मेरे यार, मैं तो सवेरे से तंग आ गया हूँ इस बधाई को लेते लेते। दशरथ ने अनमयस्कता का आवरण ओढ़ते हुए जवाब दिया। कैसी बात कर रहे हो यार, भाई बड़े किस्मत वाले हो जो अखबारों में नाम चमक रहा है। वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए ये सोचकर देखो कि जिस लड़की के इस घर में आने से तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल गया, वो इस परिवार के लिए कितनी भाग्यशाली होगी। इस बार दशरथ से कुछ भी जवाब देते नहीं बना। इस बीच रूपेश भी आ पहुंचा। अरे रूपेश, ये खबर अखबार वालों के पास पहुंची कैसे? असल में उग्रसेन जिस प्रयोजन के तहत यहाँ आया था उस पर आते हुए बोला। ताऊ जी, मेरे साथ काम करने वाले का एक भाई इस अखबार में काम करता है। उसने जब ये बात अपने भाई को बताई तब उसका भाई बोला कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। कल सुबह उसका फ़ोन आया था, मैंने भी उसे सारी बात बताई थी। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि इस अखबार वाले को सारी बात कहाँ से पता चली। फिर एक पल रुककर उग्रसेन बोला, लेकिन यार, तेरी आंटी एक बात को लेकर बड़ी नाराज़ है। किस बात को लेकर? रूपेश ने अकबकाते हुए पूछा। यही कि उसे लड़की के बारे में यह नहीं लिखना चाहिए था कि ये गोद ली हुई है। ये बात तो मैं भी इससे कह चुका हूँ। रूपेश के जवाब देने से पहले दशरथ ने दुर्गा की नाराज़गी से सहमत होते हुए कहा। मैंने उससे मना किया था, लेकिन अब छाप दिया तो छाप दिया। रूपेश सफाई देते हुए बोला। चलो, अब जो तीर कमान से निकल गया वो तो वापस आने से रहा। अंततः उग्रसेन ने विषय को विराम देते हुए कहा। बुलबुल सवेरे से परेशान है कि अगर उनके बारे में अखबार में समाचार छप गया तो क्या होगा। जैसी और बातें इसमें छपी हुई हैं ये भी छप गई। इसमें घर आकर बधाई देने की क्या बात हो गई। जब उससे नहीं रहा गया तब सीधे अपने दादाजी के पास गई। दादाजी, आज सवेरे से लोग आपको किस बात की बधाई देने आ रहे हैं? बुलबुल ने अपने दादा से भोला सा सवाल किया। बेटी, हमारे कुआं पूजने की खबर अखबार में जो छपी है वो तो और भी छपी हैं। इसमें कौन सी नई बात हो गई? और फिर ये तो रोज़ाना छपती हैं। ज़रूर छपती है, पर ये खबर उनसे अलग है।
अलग कैसे हो गए दादाजी? इसलिए कि लोग तभी कुआं पुजवाते हैं जब उनके यहाँ बेटा पैदा होता है। बेटी होती है तब नहीं पूजता? नहीं। फिर आपने क्यों पुजवाया? इसलिए कि हमारी पीहू हमारा बेटा है। अगर पीहू बेटा है तो सिया, गार्गी दीदी और मैं क्या हूँ? तुम सब भी हमारे बेटे हो। बेटे हो तभी तो हमने अपनी पीहू और बुलबुल के जन्मदिन पर कुआं पुजवाया है, समझी? हाँ, ये बात तो है दादाजी। बुलबुल भ्रमित हो गई। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। इससे पहले कि बुलबुल कोई और असहज सवाल कर बैठे, दशरथ ने उसे वहाँ से भेज दिया। रात को सोने से पहले देर तक दुर्गा की आंखों के सामने अंधेरे में किलकारी मारती पीहू का चेहरा घूमता रहा। कुआं पूजन के दिन रेवती और जयंती के मायके से आई चांदी की छोटी छोटी पैजनियाँ और हाथों में पहने हुए घुंघरुओं वाले कड़ों को जब जब पीहू किलकती हुई हवा में हिलाती है, तब एक बड़ा ही मनोहारी और अलौकिक दृश्य पैदा होता है। अचानक दुर्गा की आंखों के सामने वो दृश्य कौंध जाता है जब वे अनाथालय में से गोद लेने गए थे। अबोध पीहू को तो उस दिन इसका इल्म भी नहीं रहा होगा कि आज वो दान में मिले अकेले पड़े जर्जर पालने से निकलकर हाथों के बने गर्म पालने में चली जाएगी। सोचते सोचते दुर्गा की आंखें इस कल्पना के चलते भर आईं कि अगर पीहू को रूपेश और जयंती गोद नहीं लेते तो आज वो उसी अनाथाश्रम के सीलन भरे कमरे के कोने में रखे जर्जर पालने में पड़ी हाथों के बने गर्म पालने के लिए तरस रही होती। दुर्गा का कलेजा इस कल्पना भर से मुंह को आने लगा कि जब जब ये आश्रम में भूख से बिलखती रही होगी तब इसकी कौन सुध लेता होगा। पालने में अकेली पड़ी उसकी निर्निमेष आँखें छत के नीचे बंद छोटे से आसमान में किसे तलाशती रहती होंगी। सोचते सोचते उसके कान भगवती की दीवारों और खिड़की दरवाज़ों पर टिक गए। रह रहकर उसे लगने लगा जैसे भगवती के घर से पीहू की रोने की आवाज़ आ रही है। वो बेचैन हो उठी, उठकर बाहर आई और कोशिश करने लगी ये जानने की कि क्या सचमुच पीहू रो रही है। देर तक वो सुनने का प्रयास करती रही, मगर भगवती के घर से उसे ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। दुर्गा वापस आई और एक निश्चिंतता भरी सांस लेते हुए लेट गई। इस बार उसे पता ही नहीं कि अंधेरे में कब उसकी आंखें लग गईं। अलसाई सी खाली दोपहरी में भगवती बरामदे में बैठी अतीत की उंगलियों में फंसी सलाइयों में पड़े फंदों में उलझी हुई थी कि अचानक कॉल बेल बज उठी। अचानक बज उठी कॉल बेल को सुनकर वर्तमान में लौट आई। जब तक भगवती किसी से गेट खोलने के लिए कहती, जयंती ने लपक कर गेट खोल दिया। कौन है? जयंती की ओट में छिपी आकृति की तरफ इशारा करते हुए भगवती ने पूछा। वही सब्जी वाली आंटी हैं, जयंती ने बताया। अच्छा, अख्तरी है, आजा, आज तो बहुत दिनों में दिखाई दी है। सामने गेट से जयंती के पीछे पीछे आती भगवती ने हंसते हुए अख्तरी को बुलाते हुए पूछा। दिखाई तो तब दूं जब फुर्सत मिले, वो भी 7-8 दिन पहले मैं यहाँ से जा रही थी तो घर में कुछ चहल पहल देखकर सोचा कि लगता है किसी पोती का ब्याह कर रही हैं, अख्तरी ने अनुमान लगाते हुए कहा। अच्छा, उस दिन? वो तो नई पोती का कुआं पूजन था। नई पोती? ये कौन सी पोती हो गई जिसका कुआं पुजवाया है? मैंने तो अभी तक लड़के का ही कुआं पूजता देखा और सुना है, अख्तरी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या है कि छोटे बेटे बहू ने पोती गोद ली थी। तू तो जानती ही है कि बड़ी बहू के भी सारी लड़कियां हैं, इसलिए दोनों बहुएं बोलीं कि हम तो कुआं पुजवाएंगे। अच्छा, इस बारे में बात हो तो रही थी। वैसे ही अच्छा किया कि कुआं पुजवा दिया, कम से कम इस बहाने बहुओं के अरमान और चाव तो पूरे हो गए। भगवती द्वारा चहल पहल का कारण बताने पर अख्तरी ने आगे कहा, जरा से बाहर तो मंगा। बहू, पीहू को लइयो जरा, जयंती को आवाज़ देते हुए भगवती ने कहा। कुछ ही क्षणों में जयंती ने पीहू को लाकर उसे अख्तरी की गोद में डाल दिया। अख्तरी अपलक देर तक पीहू को निहारती रही। जिस तरह पीहू एकटक अपरिचित अख्तरी को और अख्तरी पीहू को निहार रही थी, उससे भगवती भाप गई कि अख्तरी के मन में इस समय क्या चल रहा होगा। देर तक निहारने के बाद अख्तरी ने गर्दन उठाई तो उसके गीले कोरों को देख उसे अपने अनुमान की पुष्टि हो गई। इसके बाद अख्तरी ने भगवती की तरफ देखा और लगभग कांपते शब्द में और लरजती आवाज़ में बोली, भगवती भी, ये तो तुमने बड़ा सवाब का काम किया है। अल्लाह की इस नेमत को एक नई जिंदगानी देके तुमने कितना बड़ा काम किया है।
मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। फिर धीरे से उसने अपनी दाईं आंख के कोर से अपनी कनिष्ठिका के पोर में हल्का सा अंजन लगाया तथा पीहू के माथे पर एक छोटा सा टीका लगा दिया। ये कहते हुए इसे वापस जयंती को दे दिया। अल्लाह इसे सदा सलामत रखे, किसी की नज़र न लगे, हर अजाब से महफूज रहे। जयंती को देने के बाद अख्तरी ने पहले पीहू की बलाई ली और बगल की जेब से 10 रुपये निकालकर पीहू की मुट्ठी में दबा दिए। अख्तरी को ऐसा करते देख सब उसे चुपचाप देखती रहीं। भगवती कुछ नहीं बोली। जयंती और रेवती का तो कुछ मतलब ही नहीं था। मैं पीपल वाले पीर के खादिम से किसी दिन तावीज़ लाकर दे जाऊंगी। अख्तरी, बीच बीच में कभी कभार ऐसे ही चक्कर लगा जाया कर, आ जाती है तो मन बहल जाता है। दुकान से फुर्सत मिले तब ना। वो भी आज यहाँ से जा रही थी तभी अचानक याद आया कि पूछती चलूँ कि कौन सी पोती के हाथ पीले करे हैं। अख्तरी बोली, जब करूँगी तो ज़रूर याद करूँगी। भगवती ने हंसते हुए पीछे से अख्तरी को टोकते हुए कहा। सिया ने जुडिशियल की पहली सीढ़ी पार कर ली, अर्थात उसने जुडिशियली का प्री टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। इस खबर ने पूरे घर की सुप्त धमनियों में एक बार फिर से उत्साह के रक्त का नया संचार पैदा कर दिया। जब से प्री टेस्ट क्वालिफाई करने की घोषणा हुई है, सिया की देह भाषा ही बदल गई है। एक नए आत्मविश्वास ने उसकी कल्पनाओं को तरह तरह के पंख देने शुरू कर दिए। इधर जैसे ही इसकी भनक दुर्गा को लगी, वो लगभग दौड़ते हुए आई और आते ही शिकायत भरे लहजे में बोली, सिया बेटी, अभी तो तू जज बनी भी नहीं है। जब तेरा ये हाल है, जिस दिन बन जाएगी तू तो हमसे बात भी नहीं करेगी। मैंने कहा था ना कि जा अपनी दुर्गा अम्मा को बताया। भगवती ने पोती का बचाव करते हुए झूठ बोला। अम्मा कैसी जज, अभी तो लिखित इम्तिहान ही पास हुआ है। और कैसा इम्तिहान पास करेगी? दुर्गा ने सवाल किया। असल चीज़ तो अभी बची हुई है। मेरा मतलब है अभी तो इंटरव्यू बाकी है। वो भी हो जाएगा, करतार उसका भी बेड़ा पार करेगा। दुर्गा दोनों हाथों को जोड़ आंखों को धीरे से मूंद कर बोली, अम्मा इतना आसान थोड़े ही है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है कि पता नहीं कैसा इंटरव्यू होगा। बहुत घबराहट हो रही है। कुछ नहीं होगा, अगर तुझे अपनी मेहनत और अपने आप पर भरोसा है तो तू इसमें भी ज़रूर कामयाब होगी। वैसे एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि हमारी सिया ज़रूर जज बनेगी। सिया ने देखा जिस समय दुर्गा ये सब कह रही है, उसकी आंखों में एक अलौकिक विश्वास तैर रहा था। कुछ देर पहले उसका जो आत्मविश्वास डगमगा सा गया था, वो फिर से तनकर खड़ा हो गया। और गार्गी के क्या हाल है? कब आ रही है वो डॉक्टरनी बन के? दुर्गा ने मुस्कुराते हुए भगवती से पूछा। अभी कहाँ, अभी तो 1.5 साल बचे हुए हैं, भगवती ने अनुमान से बताया। मुझे तो उसने ऐसी ट्यूब दी कि मेरा तो घुटनों का दर्द ही जाता रहा। मजाल है उसके बाद जो आज तक हुआ हो। मैं तो अब उस दिन की बाट देख रही हूँ जब गले में लटके आले की डिबिया को छाती पर लगाकर कहेगी, अम्मा ज़रा जोर की सांस लेना। इतना कहकर दुर्गा ने सचमुच जोर की सांस ली। दुर्गा की सुखद कल्पना पर भगवती से हंसे बिना नहीं रहा गया। एक बात कहूँ भगवती, ये बेटियां ही हम दादा दादी और माँ बाप की सार संभाल करती हैं। ये बेटियां ना हों ना तो पता नहीं इनका क्या हाल हो। बेमतलब हम बेटों की चिंता में अपनी ज़िंदगानी खपा देते हैं। अब बता मुझे ही क्या मिला? जब हमारे दिन आए तो छिटक कर दूर चले गए। बना लो अपनी ज़मीन जायदाद, क्या फ़ायदा हुआ इस सब का? कभी कभी तो जी करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन सदा के लिए तीर्थ पर निकल जाएं। जब तक दुर्गा बोलती रही, भगवती ने कुछ नहीं कहा। वो जानती है कि जब दुर्गा अपने घर में अकेलेपन से जूझते जूझते परास्त होने लगती है, तब वो यहीं आकर अपना गुबार निकाल मन को हल्का कर लेती है। ठीक है, अब चलती हूँ, वे भी बाट देख रहे होंगे। दुर्गा जाने के लिए खड़ी हो गई, मगर तभी जैसे उसे कुछ याद आ गया और जाते जाते बोली, सिया बेटी घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। इतना कहकर दुर्गा अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद सिया को लगा जैसे दुर्गा का कहा ये हिम्मत बंधाने वाला वाक्य उसने सिया के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कहा है। जैसे जैसे इंटरव्यू का दिन नज़दीक आने लगा, सिया का न खाने को मन करता न पीने को, न खाने की सुध न पीने की। पूरी पूरी रात किताबों में निकाल देती। एक दिन दशरथ ने पोती को समझाया भी, सिया बेटी ऐसे कैसे काम चलेगा, और फिर होगा वही जो भाग्य में लिखा है। दादाजी आप भी ना
कभी कभी बड़ी दकियानूसी भरी बातें करने लगते हैं। दकियानूसी भरी? दशरथ ने चौंकते हुए पोती की तरफ देखते हुए प्रत्युत्तर में पूछा। और क्या, इसमें भाग्य क्या करेगा? दादाजी, भाग्य तो इंसान के हाथ में होता है। मैं दिन रात इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि जिसे आप भाग्य कह रहे हैं वो भी एक बार मजबूर हो जाए कि एक इंसान जो इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पोती की इस दार्शनिक भरी बातों को सुन दशरथ ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। उसे लगा मानो सिया की आंखों में उसका आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। अच्छा बेटी, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर दशरथ सिया के कमरे से बाहर निकल आया। अपने कमरे में आते हुए वो यही सोचता रहा कि जिस सिया में उसे अभी तक एक मासूम पोती का अक्स नजर आता था, अब वो बड़ी हो गई है, परिपक्वता की दहलीज पर कदम रख चुकी। पोती की बातों को सुन दशरथ ने जैसे खुद से कहा, सिया, तू सही कह रही है बेटी, मैं सचमुच दकियानूसी विचारों वाला हूँ। ये बात दशरथ ने जब भगवती को बताई तब सुनकर एक पल के लिए उसे भी हैरानी हुई, मगर इस हैरानी के साथ साथ धीरे धीरे भगवती के भीतर पल रहा डर भी अंततः उसके होंठों पर आ गया। मेरी मानो तो इस इंटरव्यू के बाद भागदौड़ तेज कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि जज बनने के चक्कर में लड़की हाथ से ही निकल जाए। दशरथ की पेशानी पर एकाएक चिंता की लकीरें गहरी होती चली गईं। ये बात तो तू सही कह रही है। बलवंत भी मुझसे कई बार कह चुका है कि माँ, इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए लड़का भी तो वैसा ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। खाली पढ़े लिखे होने से ही काम नहीं चलने वाला, लेन देन भी तो उसकी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। मेरी तो वकालत पास करते ही इसके हाथ पीले करने की इच्छा थी, मगर आपने सुनी हो तब ना। आपने ही इसे इसकी इजाज़त दे दी। उन बातों को अब छोड़। दशरथ बात खत्म करने की गरज से बोला। कैसे छोड़ दूँ? कम पढ़ी लिखी के लिए तो आसानी से लड़के मिल जाते हैं, असली परेशानी तो ज़्यादा पढ़ लिख जाने पर आती है। इतना पढ़ा लिखा देने के बाद ऐसे तो किसी अरे गहरे के साथ हाँक नहीं दी जाएगी। दशरथ को पत्नी के तर्क में दम नजर आया। वो भी अंदर ही अंदर विचलित हो गया। इसके बावजूद उसने भगवती को ऐसा लगने नहीं दिया कि उसकी चिंता कितनी जायज़ है। ठीक है, मैं भागदौड़ करता हूँ, कुछ से इस बारे में बात करता हूँ, पर पहले इसे आराम से अपना इंटरव्यू देने दे। दशरथ ने भगवती को समझाते हुए बात यहीं समाप्त कर दी। प्री टेस्ट के बाद सब सिया के परिणाम का इंतज़ार करने लगे। सच तो ये है कि अब सबकी चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई कि अगर खुदा न खास्ता सिया का चुनाव जुडिशियली में हो गया, तब वे इसके बराबर का लड़का कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन चाहने और कल्पना करने से सारी मुराद पूरी नहीं होती। अर्थात सिया का राज्य न्यायिक सेवा में चयन नहीं हुआ। भले ही सिया जज बनते बनते रह गई, मगर परिवार को इस बात की तसल्ली है कि उसने पूरी जी जान से मेहनत की। जज ना सही, कोर्ट में वकालत तो कर ही सकती है। इधर सिया वकालत की तैयारी करने लगी, उधर गार्गी का MBBS लगभग पूरा हो गया। अब दशरथ और भगवती की एक नहीं दो दो पोतियों की चिंता में जैसे रातों की नींद उड़ गई। ये चिंता तब एक लाचारी में बदल जाती जब बीच बीच में बलवंत आकर पूछता, बाबूजी, कहीं से कोई खबर आई? बलवंत के सवाल पर दशरथ का निराशा से डूबा उत्तर मिलता, नहीं, अभी तक तो कोई संतोषजनक जवाब आया नहीं है। जो एकाध आए हैं वे मुझे कुछ जमे नहीं। एक दिन तो ऐसे ही जवाब को सुन बलवंत झल्ला गया। बाबूजी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आखिर कब तक हम इंतज़ार करेंगे? मेरा तो मानना है कि इस बार जो ठीक ठाक रिश्ता मिले उसके लिए आप हाँ कर दो। बेटा, मुझे तुम लोगों से ज़्यादा चिंता है। रिश्तों के मामले में फैसले बहुत सोच समझ कर लेने पड़ते हैं, सारी बातें देखनी पड़ती हैं। दशरथ ने बिना उत्तेजित हुए बलवंत को समझाने की कोशिश की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी, बलवंत हताश होते हुए बोला। बलवंत की हताशा में दशरथ को एक बेटे की नहीं, एक पिता की चिंताओं का प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। ठीक है, इस बार कोई ठीक ठाक सा संजोग भिड़ गया तो मैं हाँ कर देता हूँ, दशरथ ने बेटे को आश्वस्त करते हुए कहा। उपन्यास शकुंतला की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 6 में।